हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना मैं साइंस का बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र से वो लेके आई हूँ मैं। और 6 नंबर जो है ना, पहले मैं लास्ट वीडियो में ना वहाँ तक बताई थी, और नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शक्ति का स्रोत है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, यानी कि डी होगा राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली का कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम का। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता की खोज जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक वांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, तो कौन है? जे वेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जोहान ग्रेगर मेंडल को। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है गार्डन पी, यानी कि मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधिलिखित है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पे। जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है? तो जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारणा एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन है डीएनए का एक भाग। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स एकल अणु होते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनतिव्ययी, गैर स्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है।
इनमें से कौन से कथन सही है? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सही सभी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तन का काफी महत्व होता है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमैटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन डीएनए के भाग होते हैं परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो दो रज्जुकों की पूरकता। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य अनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से। नेक्स्ट है जीन के मिश्रण से, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जीन के मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण, उपर्युक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था तो किसने? सूटन एवं बॉबेरी ने। किसने? सूटन बेबोरी। जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो ये हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1963 में जीन अणु का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक पीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? डीएनए की संरचना से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक, ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो अनुवांशिकी। जेम्स डेवी वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जो जीन संरचना की खोजों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंस को संयुक्त रूप से वर्ष 1962 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई है? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत की है। डीएनए की खोज किसने की? उपर्युक्त में से कोई नहीं। हरगोविंद खुराना का किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल W. नीडेनबर्ग और रॉबर्ट्स W. हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली है कि कोशिका का अनुवांशिकी कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो किसने? खुराना ने। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। प्लवन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने। प्लवन जीन के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिंटॉक थे जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिकी तत्व एक गुणसूत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ
धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोसोम होती है। जीव द्रव्य में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन के 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स अणु भार लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोसोम तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल व साइटोसिन होती है। राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। किस प्रकार की प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है? सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या जो है निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु और वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में। छिपकली के अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनके लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ी है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ये गलत है किंतु आर सही है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई और एक्स का, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीकज्ञ, कोयला खनक, रंगरेज और रंगसाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला और नील हरित शैवाल का। जैव उर्वरकों में निम्नलिखित 4 भाग में बांटा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर चुनिए। एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा नाइट्रोलिन। निम्न में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सजीव नहीं है? माइकोराइजा। निम्नलिखित में कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। निम्न में से एक जैविक उर्वरक है, कौन है? एजोला है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दूध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल। निम्न में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो धान को।
निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एजोला, मक्का, ये जो है गलत है। एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक, नीलहरी शैवाल आदि धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर की फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित के साथ मिलाने से एजोला जो है एक अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ? नीलहरित शैवाल के साथ। नीलहरित शैवाल जो है एजोला का सहचारी है और इसके साथ मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न जिसकी पत्ती की पृष्ठीय सतह पर पाए जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबिना एजोला की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी कौन सा है? नीलहरित शैवाल। एजोला क्या है? जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो इसका वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। खेती में बायोचार का उपयोग होता है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। बायोचार जैव कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कुछ अपशिष्ट के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसका राइट आंसर, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देते हैं। फलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी के द्वारा। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल के साथ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट्स एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1 में है अल्फाल्फा, 3 में है चना चिकपी, 4 में हो जाएगा तिपतिया घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधे के साथ सहयोगी तथा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया है जो झुंड विशेष से प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन में होते हैं राइजोबियम जैपोनिकम। तिपतिया घास में होता है राइजोबियम ट्राइफॉली। लूसर्न में होता है राइजोबियम मेलिलोथी। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। किसमें? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में।
निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? तो केचुए का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।